स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक सेल बायो का पार्ट। सेल बायो में 3 पार्ट है, सेल बायोलॉजी फर्स्ट, देन सेल डिवीजन है और थर्ड टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स। ये तीनों पार्ट में अपन पहले स्टार्ट करते हैं सेल बायो का पार्ट। सेल क्या है, ठीक है, सेल, देन सेल डिवीजन पढ़ेंगे। सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने नीट के लिए, एग्जाम के लिए। सेल बायो से भी 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, सेल डिवीजन से 1 क्वेश्चन रहेंगे और बायोमोलिक्यूल से 1 to 2 क्वेश्चन रहेंगे। यानी जो 3 यूनिट है इससे 5 to 6 अप्रॉक्स 6 to 7 बोलो, मैं 6 to 7 क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो अच्छे से करना है। तुमने पहले से सेल बायो वाला पार्ट अच्छे से किया होगा, सेल के पार्ट वाला पार्ट अच्छे से किया होगा। इस बहुत लोगों को प्रॉब्लम क्या आती है, सेल डिवीजन में प्रॉब्लम आती है। मुझे लगता है ये वाला पार्ट थोड़ा इजी है, सेल बायो का पार्ट। डिवीजन अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे मैं तुम्हें रिवीजन करवाना चाह रहा हूँ। जो बोलूंगा तुम याद करने का ट्राई करना, अच्छे से ध्यान से सुनना, जिससे तुम्हारे जो पहले का अगर कुछ डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। मैंने फर्स्ट जो बोर्ड स्लाइड लिया है उस स्लाइड में अपन क्या डिस्कस करेंगे, बेसिकली स्टार्ट करेंगे साइंटिस्ट के बारे में। और सेल बायो के स्टार्टिंग वाले साइंटिस्ट जो एनसीईआरटी में दिया है मैंने वही कवर किया है। मेरे पास 10 साइंटिस्ट और हैं जो इसके अलावा है, जो मैं तुम्हें लिखवा भी सकता हूँ, लेकिन या मुझे वो एक्सप्लेन करके इतना कुछ फायदा नहीं होगा। एनसीईआरटी में जितना दिया उतना ही अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर किसी को लगे कि इसके अलावा सर आप क्वेश्चंस तो मैंने देखे हैं बहुत सारे, बाहर से भी साइंटिस्ट के आए, तो मुझे मैसेज करो, मैं तुम्हें सारे साइंटिस्ट का एक और वीडियो बना करके दूंगा, क्लियर है। लेकिन तुम अगर बोलोगे तो फिर मैं बना के दूंगा, नहीं तो ऐसे नहीं दूंगा। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि अपने को कवर करना इंपॉर्टेंट पार्ट में जो साइंटिस्ट लेकर सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। फर्स्ट, सेल के बारे में तुम्हें पता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी अपना बॉडी जो बना है वो स्ट्रक्चरली किससे बना है, वो सेल से बना है। यानी मैं अगर एक बोलूं कि अपना एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के अंदर जो एक ईंट है, ईंट, ठीक है, ब्रिक, वो ब्रिक है, ब्रिक अपना सेल है और बहुत सारे ब्रिक को मिला करके अपना क्या बना है, एक बिल्डिंग बना है। तो बिल्डिंग इज आवर बॉडी और उसके अंदर जो ब्रिक है वो ब्रिक क्या है, सेल है। समझ में आ रहा है क्या? तो बेसिकली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, जो लाइफ का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो सेल है, ठीक है। सेल के बारे में सेकंड क्या है कि साइंटिस्ट का नाम आ जाता है पहले। सबसे पहले क्या लिखा, बोला क्या, लाइफ सेल को सबसे पहले किसने देखा था और डिस्क्राइब किया था, एंटन वॉन लीवेनहॉक। तो तुम्हें याद रखना एक ही साइंटिस्ट, लीवेनहॉक, जिसने क्या देखा, लाइफ सेल को सबसे पहले देखा और उसे डिस्क्राइब किया कि क्या क्या था उसके पास, सेल लाइफ कैसे थे। सेकेंड पार्ट, न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन इज फॉर न्यूक्लियस, एंटन वॉन लीवेनहॉक इज फॉर लाइफ सेल। इतना पार्ट याद रखो, हो गया। लाइफ सेल को सबसे पहले देखा और डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट पार्ट, स्लीडेन या स्क्लिडेन क्या बोला, इसने बोला कि जितने भी प्लांट्स है वो किससे बने हैं, बहुत सारे टाइप्स ऑफ सेल से बने हैं। और सेल्स जो है वो बहुत सारे सेल मिल करके क्या बना दिए, टिश्यू बना दिए। और टिश्यू जो प्लांट का होगा, क्लियर है। ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स व्हिच फॉर्म द टिश्यूज ऑफ प्लांट। समझ में आ रहा है क्या? ये क्या बोला था, जर्मन बॉटनिस्ट था, ये जर्मन बॉटनिस्ट था। और स्वान जो था जर्मन जूलॉजिस्ट था, क्लियर है। तो अब ये आया नेक्स्ट साइंटिस्ट, स्वान आया, इंपॉर्टेंट है। स्क्लिडेन जो है वो डिस्क्राइब किया प्लांट सेल को और स्वान जो है वो डिस्क्राइब किया एनिमल सेल को। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना, प्लांट सेल को डिस्क्राइब किया, उसके टिश्यूज के बारे में स्टडी किया, किसने, जर्मन बॉटनिस्ट। ऑब्वियस है ना, बॉटनिस्ट है तो प्लांट के बारे में देखेगा ना, और जूलॉजिस्ट है तो वो एनिमल के बारे में देखेगा। तो एनिमल सेल को सबसे पहले देखा था थियोडोर स्वान। इसने क्या बोला, थिन आउटर लेयर विच इज टुडे इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी किस क्या था कि एनिमल सेल के अराउंड एक थिन लेयर होता है जिसे अपन बोलते हैं, अभी अपन पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन वो उस टाइम पे नहीं बोला था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट में क्या होता है, सेल वॉल होता है, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। तो इसने ये भी बोला कि प्रेजेंट ऑफ सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। बोला ना, प्लांट सेल का यूनिक कैरेक्टर क्या है, सेल वॉल, लेकिन एनिमल सेल का यूनिक कैरेक्टर नहीं है। एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट होगा, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। क्लियर है सबको? अब अपन देखेंगे नेक्स्ट, सेल थ्योरी को कौन डिस्क्राइब किया था, कौन एक्सप्लेन किया था फर्स्ट टाइम, सेल थ्योरी कौन दिया था बोलो, स्लीडेन एंड स्वान। दोनों बोले ना, प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों मिलकर के ये दिया सेल थ्योरी को। लेकिन इसके बारे में इसने क्या नहीं बता पाया, एक्सप्लेन क्या नहीं कर पाया कि जो सेल होते हैं वो डिवाइड करते हैं और न्यू सेल्स फॉर्म करते हैं। मींस न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये कौन बताया, अपना नेक्स्ट साइंटिस्ट रुडोल्फ वर्चो ने बोला कि सेल्स डिवाइड करता है एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मींस ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। ये सबसे पहले किसने बोला, रुडोल्फ वर्चो। लेकिन वो कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, न्यू सेल्स कैसे फॉर्म होता है वो कौन नहीं बता पाया था, सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग स्लीडेन एंड स्वान नहीं बताया कि कैसे सेल्स फॉर्म होते हैं, लेकिन उसने बस प्लांट सेल एनिमल सेल के बारे में डिस्क्राइब कर दिया था। नेक्स्ट क्या आता है
ये तो बता दे रुडोल्फ वर्सो, यानी कि अपने पास टोटल कितने साइंटिस्ट आए, टोटल कितने साइंटिस्ट आए, 5 साइंटिस्ट आए, मुझे ऐसा लग रहा है। फर्स्ट कौन था, लिवेनहॉक, देन रॉबर्ट ब्राउन, स्लेडन एंड स्वान, और फिर रुडोल्फ वर्सो। तो 5 साइंटिस्ट तुम्हें सेल थियरी में पढ़ोगे ना, बहुत है सेल के लिए, इतना साइंटिस्ट एग्जाम में अगर आना होगा साइंटिस्ट से, तो यहाँ पे तुम ऐसा सोचो ना कि तुम्हारे पास जो एग्जाम में बस सेल से ही, उनके पास साइंटिस्ट नहीं है, उनके पास सेल से ही क्वेश्चन साइंटिस्ट पूछने वाले नहीं है। अभी तुम देखो ना, मैंने वहां पे भी कराए थे, जेनेटिक्स में भी बहुत सारे साइंटिस्ट कराए थे। ऐसे ही तुम्हारे पास RH विटेकर वाला था, लीनियस था, हर चैप्टर में साइंटिस्ट आ रहा है। तो वो एक जो एनसीईआरटी में दिया हुआ 5, उसके अलावा और 10 क्यों पूछेंगे एक्स्ट्रा बाहर वाले, उनके पास और सारे चैप्टर नहीं है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? तो इसलिए तुम्हें कहीं से भी बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में पूरा डिट्टो जो तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो एक्सप्लेन करो, वो अच्छे से जान लो, क्लियर सब कुछ हो जाएगा, उसी से क्वेश्चन आएंगे। समझ में? बाहर का साइंटिस्ट नहीं पढ़ना है, कोई सा भी चैप्टर आ जाए, बाहर से साइंटिस्ट नहीं पढ़ना है, जब तक मैं ना बोलूं तब तक। ठीक है, अब तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेल के बारे में। सेल के टाइप्स तुम्हें पता है, सेल्स 2 टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। मैंने प्लांट में ना, प्लांट डाइवर्सिटी में ये थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। क्या बताया था तुम्हें प्लांट सेल्स के बारे में कि प्लांटी नहीं, मोनेरा वाले में, मोनेरा क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं जिसमें सारे बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, और प्रोटिस्टा क्या था, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। यूनिसेलुलर यूकैरियोट इज प्रोटिस्टा, और जितने भी मल्टीसेलुलर यूकैरियोट है वहां से प्लांटी, एनिमेलिया और फंजाई स्टार्ट होता था। याद है, प्रोटिस्टा इज यूनिसेलुलर यूकैरियोट, यानी यूकैरियोटिक सेल्स भी में यूनिसेलुलर होंगे और मल्टीसेलुलर होंगे, और यूनिसेलुलर में क्या आ जाएगा, प्रोटिस्टा, और मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स में क्या आ जाएगा, फंगस, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है, तो अपन मेन टॉपिक अपना क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस कभी कभी एग्जाम में आ सकता है कि क्या किसमें कौन सा ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है, किसमें क्या न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, किसमें मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, ऐसा कुछ तो अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। क्लियर है सबको? ओके, देखो बच्चों, अभी नेक्स्ट टॉपिक है, सेल को मैंने डिवाइड किया है प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। यहाँ मैंने कुछ डिफरेंस बताया प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, और इस साइड मैंने प्रोकैरियोट के बारे में एक्सप्लेन किया है। प्रोकैरियोट्स के बाद यूकैरियोट्स पढ़ेंगे, पहले प्रोकैरियोट्स पढ़ते हैं। और प्रोकैरियोट यूकैरियोट पढ़ने से पहले अपन क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, वो पढ़ लेते हैं। तुम्हें पता होगा कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। याद करो, बैक्टीरिया में जो मैंने फ्लो कॉलम बताया था, बैक्टीरिया वाला मोनेरा था, मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, और जितने भी प्रोटिस्टा से स्टार्ट करो एनिमेलिया तक, उन सब के पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता था। ठीक है, तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट में एब्सेंट था, इसमें प्रेजेंट है, वहां वाला ही पार्ट पड़ेगा, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट, दोनों में साइटोप्लाज्म होगा, क्लियर है, राइबोसोम्स भी दोनों के पास होता है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। ठीक है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, कौन, राइबोसोम्स। और ये क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होता है, प्लांट में के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर भी होता है, और सेकंड माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होता है। तो मैंने एक्स्ट्रा ये 3 लिखा है जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या क्या आ गया, प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, यूकैरियोटिक सेल्स के पास प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम्स दोनों के पास होंगे, और इनके पास अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल भी प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के पास, लेकिन इनके पास एब्सेंट होते हैं। किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल क्या होगा, एब्सेंट होगा, यूकैरियोटिक सेल्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होगा। कौन कौन से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपेरेटस, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स। ठीक है, क्लियर है सबको? अब मैंने प्रोकैरियोट्स के बारे में एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट, उससे पहले याद रखो कि अगर क्वेश्चन में आए कि ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल, ये स्टेटमेंट करेक्ट मानोगे या रॉन्ग मानोगे? ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल, तो स्टेटमेंट क्या होगा, वो रॉन्ग होगा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास सेल वॉल तो होता है, लेकिन ऑल प्रोकैरियोट्स के पास नहीं होता है, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। तो ऑप्शन में माइकोप्लाज्मा अगर लिखा रहे कि एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, देन ही करेक्ट ऑप्शन मानना है, नहीं तो रॉन्ग मानना है। ऑल प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल रॉन्ग है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल एब्सेंट होता है। नेक्स्ट, प्रोकैरियोट्स के अंदर बेसिकली होता क्या है, बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है। ठीक है, तो इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं है, ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इनका जेनेटिक मटेरियल नेक्ड होता है। मींस ये सोचो कि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं और जेनेटिक मटेरियल ये है, तो इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवर करके रखेगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, तो मैं क्या बोलूं,
इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो नेक्ड है, ठीक है, नेकेड है। अब स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी होता है इसके पास, स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है जो जिसे अपन बोलते हैं प्लाज्मिड, और वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में हेल्प करता है। बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड होता है जो कि रेजिस्टेंस में एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म होता है सेल मेम्ब्रेन का। प्रोकैरियोट्स के पास डिफरेंशिएटेड सेल मेम्ब्रेन होता है जिसे अपन बोलते हैं मीजोजोम्स। ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल है, क्या, मीजोजोम्स। डिफरेंशिएटेड सेल मेम्ब्रेन होता है जिसे अपन मीजोजोम्स बोलते हैं, और मैंने लिखा है इसे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। समझ में आया क्या? और समझना, जो प्रोकैरियोटिक सेल होगा उसका जो सेल एनवेलप होगा मींस कवरिंग होगा वो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है। कितने लेयर्ड है? 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है। आउटर लेयर को बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, फिर मिडिल लेयर को बोलते हैं सेल वॉल, और इनर लेयर होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? ये सेमी परमेबल इन नेचर होता है, मींस ये सारे सॉल्यूट या सॉल्वेंट को पास नहीं होने देगा, सेमी परमेबल है, ठीक है। सेकेंड पार्ट, सेल वॉल का क्या फंक्शन होगा? अगर तुम्हें पूछेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल होता है उनका क्या फंक्शन है, तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, नेक्स्ट शेप देता है सेल का जो शेप होगा वो कौन देगा? सेल वॉल। तो मैंने नीचे जो लिखा है, जो तुम्हें अगर दिख रहा होगा तो देखो, सेल एनवेलप इज ऑफ 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इनर मोस्ट एंड ग्लाइकोकैलिक्स इज आउटर मोस्ट। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैंने लिखा है सेलेक्टिव परमेबल इन नेचर। सेल वॉल क्या प्रोवाइड करता है? शेप डिटरमाइन करता है सेल का, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करेगा। ग्लाइकोकैलिक्स भी 2 टाइप के मेम्ब्रेन है, ग्लाइकोकैलिक्स में 2 लेयर है, एक है स्लाइम लेयर जो कि लूज होगा, और एक है कैप्सूल जो कि थिक और टफ होगा, ठीक है, थिक और टफ होगा कैप्सूल, और स्लाइम लेयर जो है वो लूज होगा। क्लियर है? ग्लाइकोकैलिक्स में स्लाइम लेयर और क्या रहेगा? स्लाइम लेयर और कैप्सूल रहेगा, और सेकेंड पार्ट सेल वॉल है, फिर सेल मेम्ब्रेन है। क्लियर है सबको? और अगर तुमसे पूछे तो लूज पार्ट कौन है? स्लाइम लेयर है। थिक एंड टफ पार्ट कौन सा है? कैप्सूल है, ठीक है। स्लाइम लेयर और कैप्सूल, देन सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स का सेल इन्वेलप हो गया। और सेल वॉल क्या प्रोवाइड करता है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। शेप प्रोवाइड करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के ये फीचर्स हो गए। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स होता है? अगर पूछे तो हाँ होता है, देखो लिखा है मैंने ना, दोनों के पास होता है, ठीक है। ऐसा लिखा है, इसका मतलब दोनों के पास है। क्लियर है? अगर राइबोसोम्स है इसके पास तो राइबोसोम्स 2 टाइप के होंगे, 70S और 30S। तो 70S 50S 30S, और इन दोनों को मिक्स करके क्या बोलोगे? 70S यूनिट। और क्या राइबोसोम्स किसमें हेल्प करता है? प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे जब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहां पे देखेंगे प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? राइबोसोम्स में। इसके पास पॉलीसोम भी होता है। पॉलीसोम का मतलब क्या है? बहुत एमआरएनए एसोसिएटेड विद राइबोसोम्स, एमआरएनए विद मोर देन 1 राइबोसोम्स जो रहेगा उसे क्या बोलोगे? पॉलीसोम, ठीक है। और प्रोकैरियोट्स के पास एक और राइबोसोम्स भी इंपॉर्टेंट है, और सेकंड है इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज क्या है? रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल। रिजर्व फूड मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होता है वो इंक्लूजन बॉडीज कहलाता है, और वो साइटोप्लाज्म में स्टोर्ड रहता है, और ये कोई मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है। तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल क्या है प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास? तो 2 है, राइबोसोम्स है और इंक्लूजन बॉडीज है। क्योंकि इंक्लूजन बॉडीज क्या है? फूड मटेरियल है जो रिजर्व फॉर्म में रहता है साइटोप्लाज्म के अंदर विदाउट एनी मेम्ब्रेन, ठीक है। तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कौन सा है? 2, इंक्लूजन बॉडीज और राइबोसोम्स। क्लियर है सबको? कुछ डाउट है तो पूछ लेना। हाँ, तो बच्चों अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या आएंगे? यूकैरियोट्स के अंदर क्या क्या आएगा? प्रोटिस्टा आएगा, प्लांटी आएगा, एनिमेलिया आएगा और फंगस आएगा। फंगस में सेल वॉल होता है? हाँ होता है। किससे बना होता है? काइटिन का बना होता है। प्रोटिस्टा में सेल वॉल होता है? हाँ होता है। सेल वॉल प्रोटिस्टा में होगा क्या? नहीं होगा। प्लांट और एनिमल्स में बताओ कि सेल वॉल किसके पास होता है, किसके पास नहीं होता है? तो प्लांट के पास सेल वॉल होता है और एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होता है। तो एब्सेंट इन एनिमल सेल क्या क्या एब्सेंट होगा एनिमल में जो प्लांट में प्रेजेंट है? सेल वॉल, प्लास्टिड और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है। सेल वॉल, प्लास्टिड और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल ये किसमें प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में होता है प्रेजेंट। और एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट होता है? ये सारे एब्सेंट होते हैं। और क्या प्रेजेंट होते हैं? सेंट्रियोल्स। और इसके फंगस के पास सेल वॉल बना प्रेजेंट होता है जो काइटिन का बना है, ठीक है। ये यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में हो गया। तो अपन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स को अलग अलग देख लिए। एक डायग्राम में सेल का, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का बहुत बड़ा सा डायग्राम है तुम्हारे एनसीईआरटी के पेज में, वो अच्छे से चेक करना, देखना अच्छे से उसमें क्या क्या है।
फिर अपन स्टार्ट कर रहे हैं अब इंडिविजुअल सेल के बारे में, सेल के कंपोनेंट्स के बारे में, मीन सेल के ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे पहले अपन क्या पढ़ लेते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट है कि सेल मेम्ब्रेन किस किस कंपोनेंट से बना है, तो लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। ऐसा थोड़ा सा माइन्यूट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी होता है। अब देखो ये लिपिड, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट की वजह से ना ये सेल का मेम्ब्रेन का जो नेचर होता है ना वो फ्लूइड नेचर का होता है। और इसकी वो 1972 में एक साइंटिस्ट था सिंगर और निकोलसन, उसने एक मॉडल दिया फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जिसके थ्रू सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर वो एक्सप्लेन किया। 1972 में फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया था, सिंगर और निकोलसन ने। इसमें क्या बोला, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद ओवरऑल बाइलेयर। मींस क्या है, ये बाइलेयर होता है सेल मेम्ब्रेन, जिसमें पोलर हेड ऐसा है, ये ऐसा, ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर पार्ट है, ये आउटर पार्ट है सेल का, ठीक है। और ये है प्रोटीन्स का कंपोनेंट इसके अंदर रहेगा। तो जैसे लिपिड्स जो होते हैं ना उसमें पोलर हेड होता है जो कि आउटर है, पोलर कंपोनेंट है आउटर वाला, ये हेड है। और दोनों हेड आउटर भी है, आउटर भी है। मींस हेड जो होता है ना वो वाटर लविंग होता है, ठीक है। पोलर है ना, पोलर लविंग का मतलब वाटर लविंग है। और नॉन पोलर जो हाइड्रोफोबिक टेल है ये हाइड्रोफिलिक है। ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है। तो हाइड्रोफिलिक कौन है, पोलर हेड, ये हाइड्रोफिलिक मींस वाटर लविंग कंपोनेंट आउटर भी रहेगा, इनर भी रहेगा। और बीच में क्या रहेगा, लिपिड बाइलेयर क्यों बोला, ये लिपिड बाइलेयर, बीच के अंदर प्रोटीन है, इसके अंदर प्रोटीन है। तो लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन भी ये इनेबल करता है, प्रोटीन का लैटरल मूवमेंट होता है। और हाइड्रोफोबिक टेल जो रहेगा वो इनर पार्ट में रहेगा, ठीक है, जिससे वाटर को आप बाहर अंदर बाहर जा सकता है, इजिली पास कर सकता है। समझ में आ रहा है क्या? अगर ऐसा नेचर नहीं होता लिपिड बाइलेयर नेचर तो वाटर मूव नहीं कर पाता। समझ में आ रहा है? अगर मैंने इसके आउटर ये वाला कंपोनेंट में ऐसा बस सिंगल लेयर कर दूं तो सोचो कि ये बाहर से तो आ जाएगा अंदर, लेकिन अंदर से वाटर बाहर जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये जो टेल है ये टेल कैसा है, वाटर हाइड्रोफोबिक है, वाटर को एक्सेप्ट करना नहीं चाहेगा, हाइड्रोफोबिक है, पानी से दूर जाना चाहेगा, तो पानी इसे दूर करेगा। समझ में आ रहा है क्या? इसीलिए लिपिड बाइलेयर का कंपोनेंट सबसे पहले किसने दिया था, सिंगर और निकोलसन ने 1972 में। ये पूछ सकते एग्जाम में क्वेश्चन। नेक्स्ट मैंने बोला फॉस्फोलिपिड, और लिपिड के अंदर क्या क्या रहेगा, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड का लेयर जो बाइलेयर के फॉर्म में रहता है, समझ में आ रहा है कैसा, ये इस फॉर्म में और ऐसा ये है, ठीक है, जैसा भी बनाया था ये है। और प्रोटीन, इसमें तुम्हारे एनसीईआरटी में एक लिखा हुआ है कि आरबीसी के अंदर जो प्रोटीन्स और लिपिड का जो कंपोनेंट होता है उसमें परसेंटेज वाइज दिया है कि लिपिड है अपने पास 48%, प्रोटीन 52% है। तो 1:1 का रेशियो, ऐसे हर सेल में, सेल मेम्ब्रेन में लिपिड प्रोटीन का रेशियो 1:1 होता है। ये अप्रोक्स 1.1:9 कुछ ऐसा 1 आ गया, ठीक है। 52% क्या है, प्रोटीन का परसेंटेज ज्यादा है। नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, तो वो है होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। वो मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। याद है मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फीचर बताया था, सेलेक्टिव परमेबल नेचर का होता है, सेलेक्टिवली परमेबल वाला पार्ट होता है। नेक्स्ट, फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड नेचर होता है वो किस किस चीज में हेल्प करता है, वो हेल्प क्या क्या करता है, सेल की ग्रोथ में, इंटरसेलुलर जंक्शन में हेल्प करता है। मींस दो सेल है, इन दोनों के बीच का जंक्शन क्या कहलाएगा, इंटरसेलुलर जंक्शन में हेल्प करता है, कि फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सिक्रीशन कराना तो ये फ्लूइड नेचर होना चाहिए सिक्रीशन के लिए भी। एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि अगर एक सेल स्मॉल पार्टिकल्स को ये अंदर लेना चाहेगा तो एंडोसाइटोसिस होगा, ठीक है। और अगर इसी पार्टिकल्स को वो बाहर करना चाहेगा तो एक्सोसाइटोसिस बोलेंगे। और सेल के डिवीजन में भी ये फ्लूइड नेचर हेल्प करता है। तो ये सारे फीचर्स पूछ सकते हो तुम्हें एग्जाम में, कौन सा किसमें हेल्प नहीं करता है, फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन किस किस फंक्शन में हेल्प नहीं करता है। तो ये 4-5 है, सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ आईसी जंक्शन, इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, इसमें हेल्प करता है। और ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स में भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो फंक्शन होता है कि मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करवाता है। तुम्हें ट्रांसपोर्ट जो है वो 2 टाइप का होता है, ये पता है सबको। थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट पढ़ लेते हैं। मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ, अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो तो उसे ऑस्मोसिस बोलेंगे। हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो तो इसे बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट अगर हाई टू लो हो विद सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो तो अपन बोलेंगे ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या होता है,
डिफ्यूजन दो टाइप का होता है, एक अपने पास सिंपल डिफ्यूजन होता है और दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ आपको? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब क्या है और सिंपल का मतलब क्या है? तो सिंपल डिफ्यूजन कैसा होता है? सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम हाई टू लो, हाई टू लो। तो तुम बोलोगे सर ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है? इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है। सिंपल सा एक मेम्ब्रेन है जो सेमी परमेबल नहीं है, हर मॉलिक्यूल्स को पास होने देगा फ्रॉम हाई टू लो। लेकिन ये हर मॉलिक्यूल को पास नहीं होने देगा, ये सेमी परमेबल है, मतलब कंप्लीटली परमेबल नहीं है, लेस परमेबल देन सिंपल डिफ्यूजन वाला मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इसके थ्रू सारे मॉलिक्यूल्स पास नहीं हो सकते, इसके थ्रू हर मॉलिक्यूल जो हाई टू लो पास हो सकता है। क्लियर है? सिंपल डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि अगर मैंने मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट किया, हाई टू लो ही ट्रांसपोर्ट किया, हाई टू लो ट्रांसपोर्ट हुआ, ठीक है, लेकिन ये जो हाई टू लो है ये ट्रांसपोर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ कैरियर मॉलिक्यूल्स। तो कैरियर मॉलिक्यूल के हेल्प से अगर ट्रांसपोर्ट हो तो उसे बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। समझ में आ रहा है क्या? कैरियर मॉलिक्यूल्स से पास हो तो अब तुम्हारे पास मैं ट्रांसपोर्ट को ये डिवाइड करता हूं, एक साथ बता देता हूं इसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। ट्रांसपोर्ट कितने कितने टाइप्स के हो सकते हैं? समझना, मैंने लिखा है ट्रांसपोर्ट जो होता है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव और एक्टिव। पैसिव में होता है विदाउट एटीपी कंजम्पशन अगर ट्रांसपोर्ट हो, मीन्स बिना एनर्जी का अगर ट्रांसपोर्ट हो फ्रॉम हाई टू लो तो उसे बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग। पहले ये लिख लेता हूं, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग। मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ? हाई टू लो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होगा, आयंस का ट्रांसपोर्ट होगा विदाउट एटीपी कंजम्पशन, देन इट इज नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव क्या होगा? विद एटीपी कंजम्पशन। ठीक है, नेक्स्ट अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या लिख रहा हूं मैं? अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है बताओ? फ्रॉम लो टू हाई, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। अगर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होगा तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, लो टू हाई हो तो एक्टिव बोलेंगे, हाई टू लो होगा तो पैसिव बोलेंगे। इसीलिए यहाँ पे एनर्जी का नीड नहीं है, हाई टू लो सिंपली हो रहा है, डिफ्यूज होगा। लेकिन एक्टिव में लो से हाई ले जाने के लिए, हाई में तुम्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए तुम्हें एनर्जी चाहिए होगा, तो एटीपी का वर्क होगा। अब इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर क्या आता है? डिफ्यूजन आता है। डिफ्यूजन में जो मैंने बताया था पैसिव डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या आएगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या आएगा बताओ? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या आएगा? दो ट्रांसपोर्ट आएंगे। ठीक है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव का मतलब क्या होगा? एटीपी कंजम्पशन डायरेक्ट होगा, एटीपी कंजम्पशन डायरेक्ट। और सेकेंडरी का मतलब होगा इनडायरेक्ट एटीपी कंजम्पशन। ठीक है, इनडायरेक्ट एटीपी कंजम्पशन। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल क्या है? सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप जो मैंने बताया था, ये क्या था? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल। ये किस टाइप का ट्रांसपोर्ट है? एंटीपोर्ट है। एंटीपोर्ट का मतलब क्या होता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। सोडियम बाहर जाता था, पोटेशियम अंदर आता था। अगर तुम्हें याद हो सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में, तो सोडियम बाहर जाता था, पोटेशियम अंदर आता था। तो यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मूवमेंट होगा आयंस का तो उसे एंटीपोर्ट बोलेंगे, अगर सेम डायरेक्शन में मूवमेंट होगा आयंस का तो उसे सिम्पोर्ट बोलेंगे। ठीक है,
यूनिपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल का अगर ट्रांसपोर्ट होगा तो यूनिपोर्ट बोलेंगे। अगर दोनों मॉलिक्यूल एक साथ जा रहे हैं तो सिम्पोर्ट बोलेंगे, दो मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सिम्पोर्ट और बाइपोर्ट बोल रहे हैं। क्लियर है सबको? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इनडायरेक्टली एटीपी कंज्यूम होगा, डायरेक्टली एटीपी कंज्यूम नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्टली एटीपी कंज्यूम होगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे तुम्हें अगर याद होगा कि मैंने क्या वहां पर बताया था तुम्हें एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये एब्जॉर्प्शन, सोडियम और ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन होता है कहाँ पे, तुम्हारे जीआईटी में, तो वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है, मींस इनडायरेक्ट एटीपी का कंजम्पशन होता है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये ट्रांसपोर्ट पार्ट वाला पार्ट था। क्लियर है सबको? डिफ्यूजन में विदाउट एटीपी कंजम्पशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब एटीपी कंजम्पशन विद लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है सबको? ये कंप्लीट हो गया अपने यूकैरियोटिक सेल्स में सेल मेम्ब्रेन। अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? देखो बच्चों, अभी नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन डिस्कस हो गया था, कर लिया था। सेल मेम्ब्रेन के बारे में जितना भी पॉइंट बताया था सब याद रखना। 1972 सिंगर एंड निकोलसन और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आने के चांसेस है, साइंटिस्ट वाला पार्ट। अब देखो सेल वॉल क्या है? आउटर कवरिंग फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। याद है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर कवरिंग क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल के आउटर कवरिंग क्या था प्लांट वगैरह में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में? याद है क्या? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स में स्लाइम लेयर था और कैप्सूल था। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लांट और फंगस के पास जो आउटर कवरिंग है वो सेल वॉल है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर करके रखता है। ये क्या प्रोवाइड करता है, ये भी मैंने फंक्शन पहले बता दिया था, सेफ, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। क्लियर है? एल्गी जब पढ़ा था तो एल्गी का सेल वॉल देखा था, सेलुलोज गैलेक्टेंस मैनन से बना था। एल्गी में बहुत सारे टाइप्स में अपन लोग पढ़े थे, क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी, याद है? रोडोफाइसी, इन तीनों में अलग अलग था ना। मैंने इन जनरल क्या लिखा? सेल वॉल, सेलुलोज गैलेक्टेंस मैनन्स और मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट का था, स्टार्च का था, याद है? फूड मटेरियल एल्गी में स्टार्च था। और सेलुलोज मेनली तुम्हें याद रखना है एल्गी का सेल वॉल। और प्लांट में क्या होगा? सेलुलोज का बना होगा, हेमी सेलुलोज का बना है, पेक्टिन का और प्रोटीन का। फंगस में भी याद किया था काइटिन। क्लियर है सबको? ये सेल वॉल के बारे में था। इतना कुछ है नहीं, तुम्हें पहले से पता है, इसलिए मैंने आगे बढ़ रहा हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले ये डिसाइड करो कि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। अब ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस, तुम डायग्राम देखो, यहाँ पे मैं डायग्राम नहीं बना सकता हूँ, तुम्हें मैं समझा रहा हूँ। तुम एनसीईआरटी जब भी मैं ये वीडियो देख रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो तुम एनसीईआरटी साथ में रखना, वहां पे डायग्राम देखो, क्योंकि डायग्राम अपने पास है नहीं बना हुआ और मैं वो बना करके इतना टाइम पास नहीं करना चाह रहा हूँ। तुम एनसीईआरटी से देखो, क्योंकि एग्जाम में डायग्राम आएगा तो वो डिट्टो वही डायग्राम आएगा। क्लियर है सबको? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड फॉर्म में रहता है। ठीक है? इसके अकॉर्डिंग साइटोप्लाज्म में ये दो पार्ट में साइटोप्लाज्म को डिवाइड करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक है इंट्राल्यूमिनल पोर्शन, एक है एक्स्ट्राल्यूमिनल पोर्शन। इंट्राल्यूमिनल का मतलब इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला पार्ट होगा इंट्राल्यूमिनल पोर्शन, और आउटसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मींस इन साइटोप्लाज्म जो भी पार्ट होगा वो उसे बोलेंगे एक्स्ट्राल्यूमिनल पोर्शन। ठीक है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला पॉइंट है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस पे क्या अटैच होता है? राइबोसोम्स अटैच होता है टू देयर आउटर सरफेस। तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अपन बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसमें एब्सेंट होगा राइबोसोम्स उसे बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है? और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, और जो और जो स्मूथ है जिसके पास राइबोसोम्स एब्सेंट है वो हेल्प करता है लिपिड सिंथेसिस में। तो क्वेश्चन यही बनता है कि लिपिड सिंथेसिस में कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ है या रफ है? तो स्मूथ है। प्रोटीन सिंथेसिस में कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? तो रफ है। रीजन क्या है? क्योंकि रफ के पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स अपने प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो मैं तुम्हें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सिखाऊंगा। क्लियर है ये वाला पार्ट? अब अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जहां से एमसीक्यू एग्जाम में बनता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। जहां मैं बोल रहा हूँ कि तुम ध्यान देना, वो एक पार्ट है, ये पार्ट है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का कौन सा पार्ट होता है, कौन सा पार्ट नहीं होता है, वो एग्जाम में पूछते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब क्या है? मेम्ब्रेन। एंडोमेम्ब्रेन का मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जिनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होगा, कोऑर्डिनेटेड वे में जाएगा, जिनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होगा उसे बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। समझ में आया क्या? और क्या क्या आता है? फर्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, GC फॉर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, L लाइसोसोम, वैक्यूल। ठीक है? समझ में आ रहा है क्या? वैक्यूल, लाइसोसोम्स,
गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन दोनों का फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है, ये मैं बताऊंगा अभी। देखो तुम्हें पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अगर सरफेस पे है तो उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस में वो हेल्प करेगा, प्रोटीन जो सिंथेसाइज होता है वो आगे चल करके उनका मिसफोल्डिंग अच्छे से फोल्डिंग या जो भी पार्ट बना है ना वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से होके पास करता है, जहां पे फाइनल पार्ट होगा वो प्रोटीन्स अच्छे फॉर्म होगा। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के थ्रू पास करना पड़ता है उसको प्रोटीन्स को, जो भी चीज सिंथेसाइज होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को में वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से होके पास करेगा। लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन सा पार्ट नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम, ठीक है। अब गोल्जी एपैरेटस देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गोल्जी एपैरेटस। गोल्जी एपैरेटस में क्या है? ये फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स है, फ्लैट डिस्क शेप्ड ऐसा है, ठीक है। इसे बोल रहे हैं गोल्जी एपैरेटस, जिसे इसका एक सिंगल को बोलेंगे सैक और सिस्टर्नी। क्या बोलेंगे? सैक और सिस्टर्नी। ये पैरेलली अरेंज होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर पैरेलली अरेंज होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? पैकेजिंग मटेरियल टू बी डिलीवर्ड, जो भी पैकेजिंग मटेरियल होगा उसे डिलीवर करना होता है। जैसे मैंने बोला ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो सिंथेसाइज हुआ है प्रोटीन, उस मटेरियल को डिलीवर करके बाहर पहुंचाना, जहां भी दूसरे सेल में इंट्रासेलुलर भी डिलीवर कर सकता है, आउटर भी डिलीवर आउटसाइड द सेल भी डिलीवर कर सकता है। तो वही मैंने लिखा पैकेजिंग मटेरियल टू बी डिलीवर्ड इंट्रासेलुलरली टारगेट और सीक्रेटेड आउटसाइड द सेल। या तो टारगेट अगर इंट्रासेलुलर होगा तो वहां पर डिलीवर करेगा, या तो सेल के बाहर होगा टारगेट तो वहां डिलीवर करेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो जो भी चीज सिंथेसाइज होता है उसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स से होके पास तो करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है सबको? और ये जो पैकेजिंग मटेरियल होता है वो किस फॉर्म में रहता है? वेसाइकल्स के फॉर्म में। और वो वेसाइकल्स के फॉर्म में सिस फेस में, देखो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का ये सिस फेस है और ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का ये मैच्योरिंग फेस है, ठीक है। इस साइड से पैकेजिंग मटेरियल आता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स, सिस फेस से पास करता है। यहाँ पे इनका जो भी फंक्शनिंग होगा, जो भी काम होना रहेगा, यहाँ पे जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम है कि वो वहां पे ठीक करता है सेल्स, जितने भी वेसाइकल्स को प्रॉपर वे में ये पास कराएगा सिस फेस से, मैच्योरिंग फेस से, यहाँ से बाहर निकला और जहां पहुंचाना है वो वहां पहुंचा देगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? तो पैकेजिंग मटेरियल है जो किस फॉर्म में? वेसाइकल्स के फॉर्म में, उसे डिलीवर करता है आउटसाइड द सेल और इंट्रासेलुलर टारगेट्स के पास। क्लियर है सबको? मैंने एक और पॉइंट लिखा है इंपॉर्टेंट रोल, जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, एनसीईआरटी में दिया है कि ये हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्मेशन में। किसमें? ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। समझ में आ गया क्या? ये अपना कंप्लीट हो गया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, गोल्जी एपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं? सेल मेम्ब्रेन के बारे में पॉइंट पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल, सेल वॉल के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बाद गोल्जी एपैरेटस। क्लियर है सबको?